है। बातें नहीं करोगी। एक 31 क्वेश्चन में था, थर्ड प्रोसेस ये तो नहीं आएगा। 31 में कोई तो नहीं करवाता, पता नहीं। आर्बिट्राज प्रोसेस अंडर एमएम मॉडल। सर आर्बिट्राज होता क्या है? आर्बिट्राज ऐसे ना कि मतलब जैसे एक जगह से सिक्योरिटीज खरीदते हैं मार्केट में, आपने दूसरे मार्केट में प्राइसेस हाई चल रहे तो कोई आज में बस सही पता तुम्हारे को बेटा, सुन लो बस अब यहाँ पर आर्बिट्राज प्रोसेस अंडर एमएम। बेटा आर्बिट्राज प्रोसेस बहुत सारी जगह पर लगाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम स्पेसिफिकली एमएम मॉडल के अंदर जो आर्बिट्राज कमाया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। आर्बिट्राज का मतलब समझने के लिए बेटा आपको समझना पड़ेगा आर्बिट्राजर कौन होता है, जो ये आर्बिट्राज लगाता है। ठीक है, तो आर्बिट्राजर बेटा वो व्यक्ति होता है जो अपने पैसे का इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं तुम्हारे किसी दोस्त की बात नहीं कर रहा। अपने पैसे का इस्तेमाल नहीं करना, उधार के पैसे पे काम चलाना है। हमेशा प्रॉफिट पे एंड अप करेगा। मार्केट रिस्क पे कभी इम्यून, मार्केट रिस्क पे हमेशा इम्यून रहेगा। इम्यून रहेगा मतलब मार्केट में अगर कुछ फ्लक्चुएशन आती भी है, शेयर का प्राइस बढ़ता घटता है, तो भी उसे उसका कोई भी रिस्क नहीं मिलेगा बेटा। वहां पर उसका कोई रिस्क ही नहीं है, इम्यून है वो रिस्क से, इम्यून है वो फ्लक्चुएशन से। वो अपनी पोजीशन को हमेशा स्क्वायर अप कर देता है। सर शुरू से बताना शुरू करो, हमने सुनना नहीं। हाँ आओ फिर से सुनो। तो बेटा आप एक काम करोगे, आप अपनी नोटबुक के अंदर ना लिखोगे हु इज एन आर्बिट्राजर। आप जो ही बोलिए। हाँ ये वो आ गया था, सीरी ने रिकॉर्डिंग कर ली थी उसकी। हु इज एन आर्बिट्राजर। तो बेटा आर्बिट्राजर कौन व्यक्ति है? खराब हो जाएगी, आप खराब हो जाएगी। क्या बहुत गैस आ रहा है आपको। लो बेटा सारा बंद बच्चों की आंखें खराब है, आपके मेरे में देख लीजिए नालायक को। नहीं सर पहले ठीक था शायद सही सर ये सर ऐसे आप लिखो उसको टेंशन आने से तो बेटा पॉइंट वाइज लिखेंगे इसको। यार तू अलग से बैठा फिर भी उसके बाद इतनी चेचे बचा रखे ना तूने। हाँ जी बेटा पॉइंट वाइज लिखना शुरू करेंगे। हु इज एन आर्बिट्राजर के अंदर सबसे पहले पहले लिखो he always square up his position. He always square up his position. सर स्क्वायर अप करने का मतलब क्या होता है बेटा? स्क्वायर अप करने का मतलब है जो चीज उसने खरीद रखी है उसको बेचने का भी एग्रीमेंट कर देगा साथ साथ, जो चीज उसने बेच रखी है उसको खरीदने का एग्रीमेंट भी साथ साथ करेगा। स्क्वायर अप का मतलब होता है जिस पॉइंट पर पहले खड़े थे वापिस उसी पॉइंट पर आ जाना। स्क्वायर अप करने का मतलब होता है जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था वापस उसी पॉइंट पर पहुंच जाना है। स्टार्टिंग में अगर आपके पास शेयर थे तो वापसी अंत में पूरे प्रोसेस के बाद भी शेयर्स होने चाहिए। स्टार्टिंग में अगर रुपया था तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर से रुपया होना चाहिए। अगर डॉलर से स्टार्ट किया था, रुपए में गए, रुपए से पाउंड बनाया, वापिस से डॉलर में आना पड़ेगा। स्क्वायर अप करने का मतलब होता है जिस पोजीशन से स्टार्ट किया था वापिस उसी पोजीशन पे जाना पड़ेगा। He always square up his position. सेकंड पॉइंट लिखोगे बेटा, he is never exposed to market risk. He is never exposed to market risk.
ही इज नेवर एक्सपोज टू मार्केट रिस्क। अब उसको मार्केट रिस्क क्यों नहीं है बेटा? देखो, मार्केट रिस्क होने का मतलब है जब आपने अपनी कोई ट्रांजेक्शन बेटा स्क्वायर अप ना कर रखी हो ना, तब आप रिस्क पे रहते हो। मैंने कोई रिलायंस का शेयर परचेज कर लिया, अभी 3,000 का शेयर चल रहा है, मैंने खरीद लिया, अब मुझे रिस्क है, अगर शेयर प्राइस घटा तो मुझे नुकसान होगा ना, बढ़ गया तो मुझे फायदा भी हो सकता है, घट जाएगा तो मुझे नुकसान भी हो सकता है, यानी कि मैं इस समय मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट हूं, मार्केट रिस्क के ऊपर एक्सपोज हूं। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरीके से एग्रीमेंट्स कर सकूं कि मार्केट की फ्लक्चुएशन का मेरे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, तो मैं बोलूंगा आई एम नॉट एक्सपोज्ड टू मार्केट रिस्क। मार्केट में कुछ मर्जी होता रहे, शेयर का प्राइस बढ़ता रहे या घटता रहे, उससे मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा मैं इम्यून हूं मार्केट फ्लक्चुएशन से, मैं एक्सपोज्ड नहीं हूं। सर ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा देखो, मान लो, नाम क्या है? ऋतिक। सर नाम है अभी याद नहीं। ना, मैं कोई पूछे नहीं आपने सुन। हाँ, नहीं पूछे थे मैं। एक बार हाँ, तो ऋतिक है। अब सुनो, हर्ष का नाम याद है मेरे को, और फरहान का नाम याद है मेरे को, सर एक बार सबको और नाम भी याद तो है मेरे को, थोड़ा थोड़ा याद नहीं आ रहा। आयुष आयुष। इसका तुम में से कोई कृतिका है? आयुष ये कृतिका है। इन दोनों में मेरे पास लग रहा था कोई, इन दोनों में देखा है भाई। पहले तीनों चलो बेटा जरा वो समझे कि हम मार्केट रिस्क पे एक्सपोज कैसे नहीं हो सकते। इसका नाम दीपांशु है। हाँ, तो ऋतिक ने, ऋतिक है और दीपांशु है, यही स्पेलिंग है ना भाई तेरे नाम का? सर यूं लगा दो तेरे घर पे दीपू बुलाते हैं? नहीं बुलाते? यहाँ से बुलाते हैं। चलो ठीक है, कोई बात, यहाँ पर की बात है, क्या होगा अब ऋतिक के पास कोई शेयर है नहीं, दीपू के पास भी कोई शेयर, ये दोनों कार पार्क में अपना घास पे बैठे घास तोड़ रहे हैं। ठीक है, मैंने ऋतिक से पूछा कि ऋतिक तेरे को क्या लगता है रिलायंस के शेयर का आगे क्या होने वाला है? रिलायंस का शेयर अभी 3,000 रुपए का चल रहा है, और ऋतिक से मैंने पूछा, ऋतिक ऋतिक तेरे को क्या लगता है रिलायंस के शेयर का क्या होने वाला है? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा सर। ये कह रहे सर मोदी जी का हाथ है सिर्फ, है ना, सबका साथ सबका विकास, अंबानी का तो अथाह विकास। ठीक है, तो इसका शेयर का प्राइस तो बढ़ेगा बढ़ेगा, 3 महीने में देखना कम से कम 3500 हो जाएगा। अभी कितने का चल रहा है? 3,000। तो ऋतिक को ऐसा लगता है कि 3500 रुपए का शेयर हो जाएगा 3 महीने बाद। मैंने कहा ठीक है भाई, एक काम करते हैं, 3 महीने बाद ना तो मेरे से 3200 का ले ली, इसको इसके हिसाब से प्राइस कितने का होना चाहिए आज से 3 महीने बाद रिलायंस के शेयर का? 3500। जो चीज मार्केट में इसके हिसाब से 3500 की होनी चाहिए, मैं इसको बेचने के लिए तैयार हूं 3200 रुपए में, 3,200 रुपए में। कोई दिक्कत है इसको? ठीक है ना, कर लिया वाला एग्रीमेंट। ऋतिक के साथ मेरा एग्रीमेंट हो गया कि ऋतिक मुझसे आज से 3 महीने बाद रिलायंस का शेयर 3200 में खरीदेगा। ठीक है, मैंने दीपांशु से पूछा, दीपांशु भाई तेरे को क्या लगता है रिलायंस के शेयर का क्या होगा? तेरे को घटना है बोलना है भाई। अभी तो एग्जाम करेगा अब मैं फिक्सिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, फिक्सिंग। अब बोल, जोर जोर से बोल। घटेगा घटेगा, रिकॉर्डिंग आना चाहिए। क्या तो रिलायंस के शेयर का प्राइस घटेगा। इसको ऐसे लगता है सर ये अंबानी मोदी दोनों मिलकर देश को डुबाएंगे। ये रिकॉर्डिंग तो ये भी जा रहा है, तो मैं मजाक कर रहा हूं। पता चल रहा है घर पे खड़े हुए रक्षक। चलो, तो दीपांशु को लगता है यार ये तो देश की लुटिया डूबने वाली है, ये रिलायंस भी डूबेगा साथ। इसका सर ये 3,000 क्या चल रहा है, ये 2500 का होने वाला 3 महीने में। ऋतिक से हाथ मैंने एग्रीमेंट किया है कि ऋतिक विल बाय रिलायंस शेयर्स फ्रॉम मी आफ्टर 3 months एट ₹3200 पर शेयर। दीपांशु को लगता है कि नहीं सर रिलायंस का शेयर 2500 रुपए का रह जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, तेरे को लगता है 2500 का रह जाएगा, मैं तेरे से 2800 में खरीद लूंगा। और बता कितने में खरीद लूंगा? इसको शेयर खाएगा आप बोलो दोनों खास तो किसी के पास नहीं, इसीलिए तो एग्रीमेंट कर रहा हूँ। नहीं तो अभी कभी तुम्हारे पास होता 3 तोला सर, मेरे को 3,000 का है मेरे पास, मैं आपसे 3200 का क्यों लूंगा? है तो नहीं, ये तो शर्त लग रही है। इसको लग रहा है शेयर का प्राइस बढ़ेगा, असली में थोड़ी कोई ट्रांजेक्शन हो रही है।
ठीक है ना। अब ऐसी दीपांशु को लगता है कि रिलायंस के शेयर का प्राइस घटेगा, मैंने कहा ठीक है भाई, एक एग्रीमेंट करे तो इसको लगता है 2500 रुपए घट जाएगा, 2500 तक पहुंचेगा। मैंने कहा भाई 2500 का पहुंच गया, मैं तो इसे 2800 में खरीद लूंगा। इसको फायदा है कि नहीं है, कोई चीज 2500 की चल रही हो, मैं इससे कितने में खरीद लूं, 2800 में। अगर इसके पास नहीं भी अभी ये ड्यू डेट पे 2500 में खरीद लेगा, 2800 का मेरे को चिपका देगा, ठीक है ना, 300 का फायदा होगा भाई। तो अगर तेरी उम्मीदें सही निकली तो मैं दीपू से शेयर लेने वाला हूं, कितने रुपए में, 2800 रुपए में। ये एग्रीमेंट हो गया। तो राजेश विल बाय a share of Reliance from Deepu after 3 months at rupees 2800 and the same share will be sold to Ritik at rupees 3200 after 3 months। यानी कि अब इन दोनों को रात को नींद नहीं आने वाली। रिलायंस के शेयर का प्राइस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अगर रिलायंस के शेयर का प्राइस बढ़ा तो इसको फायदा हो जाएगा, सर 3000 की जगह 3500 हो गया, 3500 वाली चीज इसको 3200 की मिल जाएगी। अगर प्राइस घट गया तो इसको फायदा हो जाएगा, ये मुझे 2500 वाली चीज 2800 की चिपका देगा। इन दोनों में से किसी एक को ही फायदा हो सकता है, लेकिन मेरा कंफर्म प्रॉफिट है, दिख रहा है, कुछ मर्जी हो जाए, मैं आर्बिट्राज हूं इस केस के अंदर। मैंने मल्टीपल एग्रीमेंट्स करे हैं, इस तरीके के करे हैं, स्क्वायर अप कर लिया अपनी ट्रांजेक्शन को, जो चीज बेचने का एग्रीमेंट ऋतिक के साथ करके आया था वही का वही खरीद भी लिया। तो ड्यू डेट पर दीपांशु से मुझे शेयर परचेज करना है और ऋतिक को शेयर पर बेच देना है, बस 2800 में मिलेगा ही मिलेगा, एग्रीमेंट हो चुका है। 3200 में बिकेगा ही बिकेगा, एग्रीमेंट हो चुका है। मेरा तो 400 रुपए का प्रॉफिट खरा हो गया। इन दोनों में से किसी एक को प्रॉफिट होगा, एक को लॉस होगा, यानी कि ये दोनों मार्केट रिस्क पे एक्सपोज्ड है। प्राइस बढ़ गया तो दीपांशु को नुकसान हो जाएगा, प्राइस घट गया तो ऋतिक को नुकसान हो जाएगा, लेकिन मेरा तो 400 रुपए का कंफर्म प्रॉफिट है, मूवमेंट जो मर्जी हो। पॉइंट समझ में आ रहा है। इसी पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, जब हम बोलते हैं कि ही इज नेवर एक्सपोज्ड टू मार्केट रिस्क। रिस्क कैसे आएगा, मल्टीपल पोजीशन मेंटेन कर ले, ट्रांजैक्शन स्क्वायर अप कर रखी है, जो चीज खरीद रखी है उसको बेचने का भी एग्रीमेंट साथ साथ निपटा दिया है, तो मार्केट रिस्क से कैसे हो गए, हम इम्यून हो गए। ठीक है बेटा, इतना खैर डिफरेंस नहीं मिलता है, लेकिन आपको आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिखेगी। ठीक है, इतना डिफरेंस नहीं मिलता है, कुछ रुपए का डिफरेंस हो सकता है इस तरीके के एग्रीमेंट्स के अंदर। और बाद में, क्योंकि ये तो एक शेयर की बात हो रही है, वहां पर फिर आपको क्वांटिटी पे खेलते तो प्रॉफिट होता है। ठीक है, मतलब अगर मान लो आपने 10,000 शेयर 20,000 शेयर का एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, तो फिर आपको इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रॉफिट होता है। हालांकि हम जो आर्बिट्राज अभी सीख रहे हैं मॉडल के अंदर, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि ये असम्पशन बेस्ड मॉडल है। प्रैक्टिकली जो आर्बिट्राज होते हैं वो तो बेटा प्रैक्टिकल सिनेरियोज के हिसाब से चलेंगे ना, वो अलग चीज है, वो हम फाइनल में सीखेंगे बोले सारे आर्बिट्राज। लेकिन अभी एमएम मॉडल को समझना है, उसके लिए हमने आर्बिट्राज को डिफाइन करा है कि आर्बिट्राजर कौन होता है। क्या लिखा है बेटा आपने पहले पहले पॉइंट में आर्बिट्राजर के बारे में, ही ऑलवेज स्क्वायर अप हिज पोजीशन। स्क्वायर अप करा कि नहीं करा यहाँ पर मैंने अपनी पोजीशन को, जो चीज मैंने खरीदने का एग्रीमेंट कर रखा है वही का वही मैंने आगे बेचने का भी एग्रीमेंट कर रखा है। ही इज नेवर एक्सपोज्ड टू मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क बेटा मैं बिल्कुल इम्यून हूं, मार्केट के अंदर शेयर का प्राइस बढ़े या घटे कुछ मर्जी हो जाए, मुझे तो यहाँ पर 400 रुपए का प्रॉफिट होना ही होना है। ठीक है जी, प्रॉफिट ही होना है, नुकसान नहीं होना। आगे लिखो थर्ड पॉइंट में, ही ऑलवेज एंड्स अप एट प्रॉफिट। He always ends up at profit. He always ends up at profit. Next point लिखेंगे बेटा हम इसी में, he never uses his own money. ब्रैकेट में मेरा पक्का दोस्त, लिखना नहीं है, he never uses his own money। सर इस लाइन का लिखने का क्या मतलब है, he never uses his own money। बेटा देखो, पैसा अपना हो भी सकता है सवालों के अंदर, ऐसा नहीं है कि पैसा अपना नहीं हो, लेकिन इसको ना समझना ज्यादा आसान है। उधार के पैसे पे ब्याज जल्दी नजर आता है, हाँ। उधार का पैसा है ब्याज देना पड़ेगा, अपने पैसे पे ब्याज नहीं देना पड़ता, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो होती है। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए आप ऐसा मान के चलना कि पैसा उसने उधार लिया है। पैसा जब उधार लेगा तो इंटरेस्ट क्लियरली विजिबल होता है, अपने पैसे पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लियरली विजिबल नहीं होती। समझने वाले को समझ में आ जाती है, हाँ भैया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है, अपना पैसा कहीं और लगाता कुछ तो कमाता, लेकिन नहीं कमा पा रहा तो वो भी कॉस्ट है। तो चाहे पैसा अपना हो चाहे पैसा उधार का हो, हर पैसे पे खर्चा होता है भैया, पैसा फ्री का नहीं है कोई। ठीक है, उस पैसे के ऊपर जो कॉस्टिंग करोगी, चाहे फिर वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो, और उधार का पैसा होगा तो इंटरेस्ट कॉस्ट होगी। तो इसलिए हमने सीधा सीधा क्या लिख लिया, आप उधार का पैसा मान के चलना, इसका मतलब उस पर क्या मान लेना, इंटरेस्ट की कॉस्ट। ठीक है जी सर, अब आर्बिट्राज प्रोसेस एमएम में काम कैसे करेगा। बेटा हमने एमएम मॉडल में MM1 में ये बात सीखी थी
कि वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म और वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म दोनों बराबर होते हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? हाँ जी, वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म और वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म दोनों बराबर होते हैं, ऐसा हमने लिखा था। यहां पर भी लिखा हुआ देखो, MM2 के स्टार्टिंग में मैंने MM1 के बारे में बताया था। कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल बेटा लेवर्ड कंपनी की और अनलेवर्ड कंपनी की दोनों की बराबर होगी और वैल्यू भी दोनों की बराबर आएगी। छोटा सा काम है ना बेटा, EBIT को KO से डिवाइड करोगे तो वैल्यू तो सेम ही आनी। अब दोनों कंपनियों की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, लेवर्ड की वैल्यू अनलेवर्ड की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है इसका मतलब मार्केट पैरिटी पर है। किस पर है? पैरिटी पर। बेटा पैरिटी मतलब सब कुछ बराबर बराबर चल रहा है। जब भी मार्केट पैरिटी पर होगी आप प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं सोच सकते। ये भी बोलता सर मेरे हिसाब से तो शेयर 3000 का ही रहेगा, वो दीपांशु भी बोलता सर मेरे हिसाब से तो रिलायंस का शेयर 3000 रुपए का ही रहेगा। क्या मैं कुछ कमा सकता हूँ? नहीं। इधर से 3000 का खरीद के इधर 3000 का बेच भी दूंगा तो कुछ प्रॉफिट होने वाला है क्या? पैरिटी पर प्रॉफिट नहीं होता। रोड के एक साइड पे सोना 50,000 रुपए बिक रहा है, दूसरी साइड भी 50,000 का बिक रहा है। क्या आप 50,000 का खरीद के 50,000 का बेच के कुछ कमा सकते? नहीं। प्रॉफिट कमाने के लिए प्राइसेस अलग अलग होने चाहिए। जब पैरिटी ना हो, मार्केट डिस्पैरिटी पर हो, जो होना चाहिए वो नहीं है, कुछ और चल रहा है। एक साइड पे प्राइस चल रहा है 50,000, दूसरी साइड पे 50 चल रहा है 55,000, 55,000 रुपए। तो 50,000 का खरीद के 55,000 का बेचते रहो, है कि नहीं? प्रॉफिट होता रहेगा। तो जब तक मार्केट में डिस्पैरिटी बनी रहती है तभी तक प्रॉफिट पॉसिबल होता है। अगर पैरिटी बन गई यानी कि वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म और अनलेवर्ड दोनों बराबर हो गए, जैसे यहां पर है, जैसे होने चाहिए, तो जैसा होना चाहिए अगर वैसा ही चल रहा है तो प्रॉफिट पॉसिबल नहीं। इसका मतलब अगर आपको आर्बिट्राज प्रॉफिट चेक करना है कि आप कमा सकते हो या नहीं कमा सकते हो, तो आपको सवाल में सबसे पहले लेवर्ड फर्म की और अनलेवर्ड फर्म की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, दोनों की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी और आप चेक करके कंपेयर करोगे कि क्या ये दोनों वैल्यू बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो नो आर्बिट्राज इज पॉसिबल, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो आर्बिट्राज पॉसिबल है। तो आर्बिट्राज पॉसिबल है। सर कैसे पॉसिबल होगा? बेटा देखो, आर्बिट्राज कब पॉसिबल हो सकता है? जब वैल्यूज बराबर ना आए। वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म, तभी आप बोल सकते हो कि आर्बिट्राज पॉसिबल है। यस, आर्बिट्राज के 4 ही पॉइंट है ना? हाँ जी। आर्बिट्राज सिर्फ इसी सिचुएशन में पॉसिबल है जब वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म और वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड दोनों बराबर नहीं है। और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इन दोनों में से कोई भी एक केस हो सकता है। वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म इज मोर देन वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड, या फिर वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म इज लेस देन वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड। दोनों में से कोई भी केस हो सकता है ना बेटा। जब आपने बोला सर बराबर है तो यही वाला केस है, लेकिन बराबर नहीं है तो या तो लेवर्ड की वैल्यू ज्यादा होगी या तो अनलेवर्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। मोस्टली क्वेश्चन में आपको लेवर्ड की वैल्यू ज्यादा मिलने वाली है। ठीक है जी। अब लेकिन बेटा वो टैक्स की वजह से होता है ना, ये तो केस ही कब लगता है? जब टैक्स नहीं होता। वैल्यू ऑफ लेवर्ड और अनलेवर्ड बराबर करने वाला कॉन्सेप्ट ही कब एप्लीकेबल था? MM1 में। MM2 में तो एप्लीकेबल ही नहीं था। MM2 में तो सीधी बात बोलते थे वैल्यू ऑफ लेवर्ड हमेशा वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड से ज्यादा हो। ये जो बराबरी का कॉन्सेप्ट आता था ये तो सिर्फ था ही MM1 में, जिसमें टैक्स नहीं है तो बिना टैक्स की आर्बिट्राज की बात हो रही है, इसीलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है जो आर्बिट्राज आप यहां पर सीखने वाले। सिर्फ प्रॉफिट कमाएंगे सिर्फ किताबों किताबों में। अपना नाम लिखना है। हाँ बेटा टास्क दे रहा हूं दीपांशु को, तू घर पे जाके ना इसके ऊपर फोटो चिपकाना अपनी पासपोर्ट से। नाम का क्या करना है? क्यारा लगाएंगे। चलो जी। अब बेटा अगर आर्बिट्राज कमाना, आर्बिट्राज मतलब प्रॉफिट कमाना है ना तुमने अब। अरे बस, प्रॉफिट कमाना है बेटा हमने। प्रॉफिट कमाने का एक ही तरीका है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। और अगर तुम उल्टा करते हो तो मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हूं। मेरा कंफर्म प्रॉफिट हो जाएगा ना फिर, ठीक है ना? तो सस्ता खरीदना है महंगा बेचना है। बेटा अगर लेवर्ड की वैल्यू ज्यादा है अनलेवर्ड से, इसका मतलब अनलेवर्ड कंपनी कैसी है? सस्ता। और लेवर्ड कंपनी कैसी है बेटा? महंगी। तो बेटा जो कंपनी महंगी चल रही है, जहां पर शेयर की वैल्यू ज्यादा चल रही है, उसको बेचना है।
और जो सस्ता चल रहा है उसको खरीदना है। यही तरीका है प्रॉफिट कमाने का। सस्ता खरीदो, महंगा बेचो। दोनों कंपनी बेटा बिल्कुल सेम है, दोनों का ईबीआईटी भी बिल्कुल सेम होता है। ऐसी तो सीधा सरल, चाहे कंपनी के अंदर डेट बढ़ाओ, चाहे डेट घटाओ, चाहे डेट हटा दो, सब कुछ सेम आने वाला है। तो लेवर्ड और अनलेवर्ड की वैल्यू जब आप इक्वल एक्सपेक्ट करोगे, इसलिए तो करोगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर ही अलग है, बाकी सब कुछ तो सेम है। इतनी बातें समझ में आ रही है बेटा? सस्ता खरीदना है, महंगा बेचना है। दूसरे वाले केस में बात करो जरा, लेवर्ड और अनलेवर्ड। इस वाले केस के अंदर सर, इसके अंदर लेवर्ड कंपनी सस्ती चल रही है तो सस्ता खरीदना है, महंगा बेचना है। लो ये बेटा, ऐसे थोड़ी होता है। और कैसे होता है? सस्ता खरीदना नहीं, वो वाला है। ये दोनों ठीक लिखे हैं मैंने। वो ये सस्ता खरीदने में लेवर्ड जो सस्ता है, मैंने तो लिखे नहीं खरीदो बेचो, मैं तो बता रहा हूँ सस्ता खरीदना है, ये बता रहे महंगा बेचना है। सस्ता खरीद के महंगा बेचो, सीधी सी बात है। सर अगर महंगा बेचना है तो महंगा मेरे पास होना भी तो चाहिए, बेचने के लिए पहले मेरे पास होना भी चाहिए। मार्केट के अंदर बेटा फाइनल में सीखोगे हम बिना हुए भी बेच सकते हैं, हमारे पास सामान ना भी हो तो भी बिक जाता है, शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं उसको। हाँ, बिना सामान अपने पास रखे आप बेच सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर बेटा अगर आपको बेचना है, जैसे हम बेटा इस वाले केस के बारे में बात करते हैं, जरा सवाल, दो सवाल है बेटा हमारे पास, दोनों एक एक केस को कवर करते हैं। बेटा सवाल नंबर 30 के बारे में मैं बात कर रहा हूं। बेटा बातें बिल्कुल नहीं करो, थोड़ा बहुत जो सीखने वाला है ना वो भूल जाओगे। हाँ जी बेटा, देयर आर टू फर्म्स एन एंड एम हैविंग सेम ईबीआईटी ऑफ ₹20,000 ऑफ ₹20,000। नहीं बेटा मेरे को याद है सब, मिस प्रिंटिंग। सर बीच में 2 जीरो काट दो ना, वो कॉमा से फिर अरे 20,000 कॉमा गया अगर 20,000, 4 जीरो तो नहीं है, कॉमा इंपॉर्टेंट है, 4 जीरो इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉमा से तो पता चलता है 20,000। ये देखो बेटा मैं थोड़ा बढ़िया काम करके दिखा दूँ, पेशेंस। सर एडमिट कर दो। अब सर लाइट से लिख देंगे हमारे में जरा ऐसा ऑप्शन क्या है? अरे स्क्रीनशॉट है भाई, ये एडिट नहीं करना। नीट वीडियो क्रेडिट आगे प्रेफरेंस यूनिट वगैरह कुछ नहीं दे पाओगे ना, उसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। आओ बेटा सवाल पढ़े, इंपॉर्टेंट चीज सवाल है, तुम जीरो पे अटक गए हो। पता नहीं चलता। हाँ जी, ईबीआईटी बेटा 20,000 रुपए है। फर्म एम इज लेवर्ड कंपनी हैविंग अ डेट ऑफ ₹1 लाख एट 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बेटा एम कंपनी आपकी लेवर्ड कंपनी है और उसके पास जो इंटरेस्ट रेट है बेटा वो 7% है। तो एम कंपनी है लेवर्ड कंपनी, जिसके पास डेट है 1 लाख रुपए के, जिसपे 7% उसको ब्याज देना है। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर एन कंपनी, एन कंपनी के पास डेट नहीं है, वो है अनलेवर्ड कंपनी, इस 10%। बेटा ये आपको जो 10% दे रखा है ये क्या है? ये के और इसका का इक्वल्स के हो हां And M company is 11.5%. The cost of equity of N company is 10% in 11.5% for M company, यानी कि ये हो गई बेटा कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर लेवर्ड कंपनी। आपको दोनों कंपनीज की कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताई गई है, एन कंपनी की भी और एम कंपनी की भी। इस सवाल को ध्यान से समझ लेना, टेस्ट के बाद थैंक यू बोलोगे मेरे को। दिया है सर पेपर में सवाल बिल्कुल नहीं दिया,
किया होगा सर ने कर दिया होगा ये वाला आर्बिट्राज का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं दिया, लेकिन ऐसा डेटा है। आर्बिट्राज नहीं बताओगे, वैल्यू तो निकालोगे, पेपर में नहीं निकालोगे। हाँ हाँ चलो, एम कंपनी की भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता है, एन कंपनी की भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता है। फाइंड आउट हाउ आर्बिट्राज प्रोसेस विल बी कैरिड ऑन। बेटा आपको बताना है कि आर्बिट्राज प्रोसेस कैसे काम करेगा। सर हमको आता ही नहीं है, आप सिखाएंगे सवाल के साथ। बेटा तुम्हारे को कॉन्टेक्स्ट पता चल गया ना कि क्या क्या डेटा हमारे पास अवेलेबल हो सकता है, उसके साथ सीखते हैं। देखो आर्बिट्राज प्रोसेस लगेगा या नहीं लगेगा, कैसे लगाएंगे वो तो बात की बात है। पहले तो ये टेस्ट करो कि लग भी सकता है कि नहीं लग सकता, वो कैसे पता चलेगा। सर वैल्यू निकालेंगे, पहले लेवर्ड की वैल्यू भी ढूंढेंगे और अनलेवर्ड की वैल्यू भी ढूंढेंगे, जिसकी अगर वैल्यू बराबर आ गई तो आर्बिट्राज प्रोसेस नहीं लगेगा, अगर वैल्यू बराबर नहीं आई तो आर्बिट्राज प्रोसेस लग सकता है। आओ जरा पहले दोनों फर्म्स की एन की और एम की वैल्यूएशन करते हैं। बेटा दोनों कंपनियों की ईबीआईटी आपको बताई गई है। ईबीआईटी कितनी है बेटा? ईबीआईटी 20,000। ध्यान से बेटा सुनते रहो, ध्यान ध्यान से, है ना। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। एम कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं? एम कंपनी लेवर्ड कंपनी है, उसके पास 1 लाख के डेट है जिसके ऊपर उसको 7% का ब्याज देना है, 7,000 रुपए। एन कंपनी को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना। एम कंपनी के पास जो पैसा बचेगा बेटा इक्विटी के लिए, कोई टैक्स तो है नहीं यहाँ पे, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बचेगा 13,000, जबकि यहाँ पर पैसा कितना बचेगा? ठीक है, क्या आपके पास दोनों कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी अवेलेबल है? यस सर। एम कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 11.5 और एन कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 10%। बेटा अगर आप इक्विटी की इनकम को इक्विटी की कॉस्ट से डिवाइड कर दो, बेटा टैक्स अगर मिल जाएगा तो आप क्या ये चीज एक्सपेक्ट भी कर सकते हो? आप ये स्टार्टिंग हमने यहीं से करी है, एक्सपेक्टेशन तो ये कि बराबर होने चाहिए। आर्बिट्राज शुरू ही वहां से होता है जहां पर ये बराबर नहीं है। अगर टैक्स आ गया तो कभी भी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वहां पे तो सोचने वाली बात नहीं है ना, ये सिर्फ MM1 के साथ लगेगा। हाँ जी बेटा, अगर आप इक्विटी की इनकम को इक्विटी की कॉस्ट से डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगी बेटा वैल्यू ऑफ इक्विटी। इसमें तो 1,13,43 1,13,043 रुपए और 2 लाख रुपए। 2 लाख क्या नाम क्या नाम है? मनस्वी। तेरा ध्यान नहीं बेटा सवाल। अच्छा यही कर रही है, ओ बढ़िया। हाँ बेटा, वैल्यू ऑफ इक्विटी आपके पास आ गई है बेटा। आपके पास इक्विटी की इनकम भी है, इक्विटी की कॉस्ट भी है, डिवाइड करके वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाती है ना बेटा। इक्विटी की इनकम डिवाइड बाय यही करके वैल्यू आ जाती है। वैल्यू ऑफ इक्विटी में बेटा अगर आप वैल्यू ऑफ डेट और ऐड कर दो, कल परसों तो नहीं आती, फिर आजकल आ जाती है सर। हाँ 1 लाख की बेटा वैल्यू ऑफ डेट है। लेवर्ड के केस में अनलेवर्ड के पास कोई डेट नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ फर्म। पहले फॉर्म निकाले। आगे सर हो गया क्वेश्चन। नहीं सस्ते वाले को खरीदेंगे ना। हो गया कुछ। अब तो सवाल शुरू होएगा। सस्ती है क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है? सर MM अप्रोच को डिफीट कर दिया। MM अप्रोच में क्या देखा था हमने? वैल्यू ऑफ लेवर्ड और अनलेवर्ड दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं आ रहे हैं। लेवर्ड की वैल्यू आ रही है 2,13,043 रुपए और अनलेवर्ड की वैल्यू आ रही है 2 लाख रुपए। कुछ तो गड़बड़ है। अब इस गड़बड़ का फायदा उठाना ना हमने। अब फायदा कैसे उठाएंगे सर? 2 लाख वाले बेच देंगे सर। सस्ता खरीदना है, महंगा बेचना है। महंगी कौन सी कंपनी निकली है यहाँ पर? लेवर्ड। सर लेवर्ड कंपनी महंगी है तो उसको बेचना है, बेचने के लिए होनी चाहिए, तो पहले पहले मान लो हमारे पास है कंपनी के शेयर्स। ठीक है बेटा, देखो जो आप बेचने के लिए बात कर रहे हो, सर हम इस कंपनी को बेचेंगे, तो बेटा वो आपके पास होनी भी तो चाहिए। तो हम पहले पहले स्टार्टिंग में ही ये बात लिखेंगे, लेट, हाँ वी होल्ड
10% शेयर्स, बेटा मैं 10% ले रहा हूं, आप 1%, 2% अपना लकी नंबर 33.33, कितना अच्छा लगे, जो अच्छा लगे वो ले लो। हाँ मैं 10% ले रहा हूं ताकि आसानी से कैलकुलेशन हो जाए बस। 100%। वी होल्ड, अरे 2.25% लेना क्या दिक्कत है, हर कैलकुलेशन पे कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा, कितना करते सर 100% मालिक हम है, दूसरा कोई शेयर होल्डर ही नहीं है। वी होल्ड 100% कैसे होते हैं? 100% अभी बताऊंगा। ये मतलब वी होल्ड 10% शेयर्स इन एम। चलो जी बेटा, एम कंपनी यानी कि लेवर्ड कंपनी के अंदर आपने 10% शेयर होल्ड करके ऐसा हमने माना है। अब बेटा देखो मैं क्या करूंगा, महंगे जिसके शेयर चल रहे हैं उसको बेच देंगे और उसके बदले में जाके सस्ती कंपनी के शेयर खरीद लेंगे और कोई नुकसान भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों कंपनी देखो बराबर पैसे कमा रही है, टैक्स देना नहीं है, अपने इन्वेस्टर को बराबर पैसा बांट रही है दोनों। लेवर्ड कंपनी 7,000 इंटरेस्ट की फॉर्म में 13,000 इक्विटी को टोटल 20,000 रुपए बांट रही है। अनलेवर्ड कंपनी भी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को पूरे के पूरे 20,000 रुपए बांट रही है। दोनों कंपनी बराबर पैसा कमा रही है, बराबर पैसा बांट रही है। बस दिक्कत ये कि लेवर्ड के मार्केट वैल्यू ज्यादा चल रही है तो बेच देते हैं ना। महंगा चीज क्यों खरीदे, जब प्रॉफिट सेम है तो महंगा सामान बेच दो, सस्ते वाला खरीद लेंगे। अब महंगा बेचने के लिए जाना है बेटा, जैसे ही आप महंगे शेयर बेचोगे आपके पास कितने पैसे आएंगे, कृपया ध्यान से समझिए, छपाई कार्यक्रम बाद में करें। हाँ जी, सेल प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स इन एम। बताओ बेटा कितने पैसे आपको मिलेंगे अगर मैं एम कंपनी के अंदर 10% शेयर होल्डर हूं, तो 1300 मुझे कितने पैसे मिलेंगे? बेटा शेयर बेच रहा हूं, इनकम थोड़ी मिल रही है। 1300 वाला कौन था? हाँ बेटा वो इनकम का हिस्सा मुझे मिलेगा, वो बाद में देखेंगे। अभी तो मैं अपने शेयर बेच रहा हूँ बेटा। लेवर्ड कंपनी के अंदर इक्विटी की टोटल वैल्यू कितनी चल रही है? 1,13,043 रुपए। इसका 10% शेयर होल्डर मैं हूं, तो जब मैं अपने शेयर बेचूंगा तो उसके 10% वैल्यू मुझे मिलेगी ना। कितने पैसे मिलेंगे बताओ? इतनी मुश्किल कैलकुलेशन पूछ ली मैंने। 11,304 रुपए 30 पैसे। बेटा जिसको इस कैलकुलेशन के बाद मेहनत ज्यादा लगी है, सर बहुत मेहनत लगी है इस कैलकुलेशन, अब पानी वानी पियो बेटा। सेल प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स इन एम। एम के बेटा मैं 10% शेयर होल्डर था, मैंने बेच दिए, 11,304 रुपए 30 पैसे मुझे मिल गए। सर ये कैसे आए? 1,13,043 रुपए का 10% मुझे मिला है। तो कहाँ पे है? ये रहा। हाँ तो हाँ बता रहा अब मुझे दूसरी कंपनी का भी शेयर होल्डर बनना है। यहाँ के शेयर तो बेच दिए, स्क्वायर अप करनी है ना पोजीशन। इस वाली कंपनी का मैं 10% मालिक था, दूसरी वाली कंपनी का भी कम से कम 10% मालिक तो बनना चाहिए। दूसरी कंपनी के अंदर यानी कि जैसे ही आप अनलेवर्ड में 10% मालिक बनने के लिए जाओगे बेटा, कितने पैसे चाहिए बताओ? 20,000 हाँ जी देखो, पूरे प्रॉफिट हाँ जी कितने पैसे चाहिए बेटा? 20,000 सर अनलेवर्ड कंपनी की इक्विटी की मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपए चल रही है। अगर आप अनलेवर्ड कंपनी में 10% मालिक बनना चाहते हो तो आपको कम से कम 20,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है। पॉइंट समझ में आता है? किसी को दिक्कत तो नहीं? सर 20,000 रुपए हमारे पास है ही नहीं। मेरे पास तो शेयर बेच के सिर्फ 11,304 रुपए 30 पैसे आए। अब मुझे पैसे की और जरूरत है, क्या करें? अजम्पशन नंबर 4 में आपने लिखा था पर्सनल लेवरेज इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट टू कॉर्पोरेट लेवरेज, लिखा था। अजम्पशन में हमने लिखा था बेटा पर्सनल लेवरेज इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इसीलिए बोल रहा हूं बेटा, बातें नहीं करोगे ना तो बातें तो पीछे वाले कॉन्सेप्ट क्लिक करेंगे, नहीं तो बातें ही चलती रहेंगी बस दिमाग के अंदर। इस पॉइंट के बदले में मैं क्या पॉइंट मानूं ताकि सारे बच्चे हंसे उस बात पे। हाँ कॉन्सेप्ट में हमने बेटा अजम्पशन, मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही तुम्हारे को वो 2 अजम्पशन रीड करने के लिए बोला था, वही दोनों अजम्पशन यहीं पे तो लगनी है, उसी के लिए हमने वो अजम्पशन वहां पे लिखी हुई है। बेटा अजम्पशन नंबर 4 में आपने लिखा हुआ है इन्वेस्ट, क्या चीज लिखी थी बेटा? पर्सनल लेवरेज इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट टू कॉर्पोरेट लेवरेज। बेटा जब तक आप लेवर्ड कंपनी में थे तब तक कंपनी ने लोन ले रखा था, आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन अब आप अनलेवर्ड कंपनी में जा रहे हो, वो कह रहे हैं हम डेट नहीं लेते। मैंने कहा भाई मुझे तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाने के लिए बड़े सारे पैसे की जरूरत पड़ जाएगी, 20,000 रुपए चाहिए होंगे।
मैं तो अपने महंगे शेयर बेच के हूं, महंगे बेचने के बाद भी 11,304 आए हैं। चाहिए कितने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? 20,000। कह रहे हम लोन नहीं ले सकते, तो क्या हुआ, तुम ले लो। इन्वेस्टर को बोल दिया हमने, इन्वेस्टर अब खुद लोन लेगा। अब इन्वेस्टर बेटा बोरोइंग करने के लिए जाएगा। इन्वेस्टर कितने का लोन लेकर के आएगा, बता दो आज, कितने का लोन लेके आएगा इन्वेस्टर? ये वाली बात भी चर्चा हुई थी बेटा, आज से 2 क्लास पहले की बात है। हमें चाहिए तो 20,000 रुपए, कृपया ध्यान से सुने, कितने पैसे चाहिए बेटा आपको? टोटल 20,000 रुपए, कम से कम आपको 20,000 रुपए चाहिए, लेकिन आपके पास है 11,304 रुपए 30 पैसे, आपके पास शॉर्टेज है 8,695 रुपए 70 पैसे, 8695.70 कि मेरे पास शॉर्टेज है, मैं लोन लेने के लिए, मैंने कहा मुझे लोन चाहिए, 8695.70 का लोन दे दो, कहते नहीं मिलेगा। लोन लेना है ना तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बनाना पड़ेगा, उसी डेट इक्विटी रेशो में लोन मिलेगा जिस डेट इक्विटी रेशो में किसको लोन मिलता है? कंपनी को। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट लिखा था बेटा, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या है? सेम रेशो, बिल्कुल परफेक्ट बनाना पड़ेगा भैया। जो डेट इक्विटी रेशो, जो डेट कंपनी लेकर के आती है, जिस रेशो में लेके आती है, उसी रेशो में आपको डेट लेके आना पड़ेगा, चाहे जरूरत है या नहीं है, वही रेशो मेंटेन करनी पड़ेगी। तो सर अगर मुझे लोन तो चाहिए 8,695 रुपए 70 पैसे का, लेकिन मुझे मिलेगा कितना? आओ जरा चेक करें। अच्छा, लोन की जरूरत है, ये बात समझ में आती है कैसे? सर 11,304 रुपए है, चाहिए 20,000, लोन तो लेना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही लोन लेने जाएंगे तो अमाउंट मेरी मर्जी का नहीं मिलेगा। सर आपको कितने का लोन मिलेगा, जरा वो देखो। कंपनी जो कॉर्पोरेट लेवरेज जिसने क्रिएट किया था बेटा, उसके पास 1,00,000 का लोन था और इक्विटी थे 1,13,043 रुपए, नजर आ रहे? तो 1,13,000 इक्विटी के बदले में 1,00,000 की बोरोइंग है। मेरे पास कितने की इक्विटी है? 11,304 रुपए 30 पैसे। अगर 1,13,043 रुपए के इक्विटी के बदले में इतने का लोन मिलता है, तो 11,304 रुपए 30 पैसे के बदले में कितना लोन मिलेगा? 10,000। समझने का तरीका बेटा यही है, यही उस असम्पशन ने बताया है, लेकिन पेपर में आप इजी कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आप इक्विटी के 10% मालिक थे तो आप डेट भी 10% उठा लाना, सीधी सीधी कैलकुलेशन करेंगे। अभी कुछ देख आंसर देख क्या लिखा हो। ये कैश इन हैंड रहेगा बेटा। आ जाओ, पहले तो इतना सत्संग देख लो, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। सर हमसे सवाल ने बोला आर्बिट्राज प्रोसेस चेक करो, लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या लगेगा तो कैसे लगेगा? तो बेटा पहला टेस्ट तो हमारा ये होता है, वैल्यू निकाल के देखेंगे क्या दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है। अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ गई तो आर्बिट्राज प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे केस में वैल्यू बराबर नहीं है। लेवर्ड की वैल्यू बेटा 2,13,043 रुपए है, अनलेवर्ड की टोटल वैल्यू 2,00,000 रुपए है। इसका मतलब लेवर्ड की वैल्यू ज्यादा चल रही है, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा चल रही है उसको बेचना है, जिसकी वैल्यू कम चल रही है उसको खरीदना है। ज्यादा वैल्यू वाले को बेचने के लिए आपके पास होना चाहिए, तो हमने पहले पहले असम्पशन में लिख लिया कि मेरे पास एम कंपनी के 10% शेयर है, बेच दो। 10% जैसे शेयर बेचोगे 11,304 रुपए 30 पैसे मिलेंगे। अब आपको दूसरी कंपनी में जाना है, वहां पर 10% शेयर का होल्डर बनने के लिए आपको 20,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है, लेकिन पैसे कम है, बोरिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही बोरिंग करने के लिए जाओगे तो डिफरेंस नहीं मिलेगा, बोरिंग मिलेगी डेट इक्विटी रेशो के हिसाब से। तो जो कॉर्पोरेट के पास अपनी डेट इक्विटी रेशो थी, उसी डेट इक्विटी के हिसाब से आपको भी लोन मिलेगा 10,000 रुपए का। आपके पास टोटल पैसे कितने हो गए? 21,304 रुपए 30 पैसे। एन कंपनी में जाने के लिए पैसे चाहिए कितने थे? 20,000। एक्स्ट्रा कितने पैसे? 1,304 रुपए 30 पैसे आपके पास बेटा कैश है। अब आपके पास दो विकल्प है, 21,304 रुपए 30 पैसे आपके पास है, आपने एन कंपनी के अंदर जाके शेयर होल्डिंग लेनी है। आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप वहां पर जाकर के 10% के मालिक बन जाओ और 20,000 रुपए लगा दो। 10% के मालिक बनोगे तो कितने की इन्वेस्टमेंट होगी? 20,000 की। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, 20,000 रुपए लगाने पड़ेंगे। कितने पैसे बच जाएंगे आपके पास? 1,304 रुपए 30 पैसे कैश इन हैंड। चलो कंपेयर करते हैं। सर अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो क्या मुझे कोई फायदा होगा या नहीं? क्या सही में ये कोई आर्बिट्राज की टेक्निक है या नहीं? चलो, एम कंपनी में पहले आप 10% मालिक थे, अब आप एन कंपनी में 10% मालिक बन रहे हो। जरा ये बताओ आपको अर्निंग कितनी मिलेगी?
सर जब मैं पहले एम कंपनी में 10% मालिक था तो मुझे एम कंपनी की इनकम का, इक्विटी की इनकम का 13,000 का 10% मिलता होगा, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? बेटा एम कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए 13,000 रुपए कमा रही है। कितने रुपए कमा रही है? 13,000। तो 13,000 का 10% मालिक तो आप हो, तो कितने मिल जाएंगे? 1,300 रुपए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो बेटा जब मैं पहले एम कंपनी में था तो मुझे 1,300 की इनकम मिलती थी। अब मैं एन कंपनी में 10% मालिक हूं। एन कंपनी के अंदर बेटा इक्विटी होल्डर्स की इनकम कितनी है? हाँ जी, 2000 में। एन कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू है, इनकम है 20,000। इसका 10% आपको मिलेगा बेटा, कितने रुपए? लेकिन 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 पहले बेटा जब आप एम कंपनी में होते थे तब आपने कोई लोन नहीं ले रखा था। अब आप एन कंपनी में आए हो और आपने अभी अभी ये लोन लिया है, कहो हाँ। हमने सर 10,000 का लोन ले लिया है, क्या इस लोन के ऊपर कोई ब्याज देना पड़ेगा या नहीं? 7%। बिल्कुल। बेटा आपने 10,000 का लोन लिया और इसके ऊपर इंटरेस्ट उसी रेट से देना पड़ेगा जिस रेट से कंपनी देती है। अजम्पशन नंबर 3, अजम्पशन नंबर 3 में आपने लिखा था कि इन्वेस्टर जिस रेट से बेटा इन्वेस्ट कर सकता है उसी रेट से वो बोरो भी कर सकता है, वही रेट होगा जो कॉर्पोरेट का रेट भी होगा। तो जिस रेट से कंपनी को लोन मिलता है उसी रेट से बेटा इंडिविजुअल को भी लोन मिलेगा। 140। मैंने क्या बोला? लेकिन नहीं, मैंने पूछ रहा हूँ, मैंने क्या बोला? रिपीट करना, मैंने क्या बोला? 7% क्यों? आज का बड़ा सवाल क्या बताया था मैंने assumption? कि 7% रेट पे लोन मिलेगा। नहीं ये नहीं बताया, 8% बताया था? नहीं परसेंटेज 6। बताया। अच्छा, परसेंटेज नहीं बताई। मैंने बताया था बेटा जिस रेट से कंपनी को लोन मिलता है उसी रेट से इंडिविजुअल को लोन मिलेगा। सिंगल रेट है ना, बोरोइंग का भी, लेंडिंग के लिए भी, कॉर्पोरेट के लिए भी सिंगल रेट। तो इंटरेस्ट बेटा आपने अभी अभी 10,000 का लोन लिया है भाई, 10,000 के लोन के ऊपर ब्याज दे दो 7% के हिसाब से, 700। कितने पैसे बचे आपके पास? 1,300 रुपए। बेटा पहले भी जब आप एम कंपनी में थे तो 1,300 कमाते थे, एन कंपनी में शिफ्ट करके तो भी 1,300 रुपए कमा रहे हो, क्या कोई आर्बिट्राज का प्रॉफिट हुआ? तब पहले भी 1,300 कमाते थे, अभी भी नेट 1,300 ही कमा रहे हो। 2,000 मिल जरूर है लेकिन 700 तो ब्याज में चले गए ना। कितने पैसे बचे? हाँ, इफेक्टिव 1,300 रुपए की इनकम है। पहले भी हम कंपनी में 1,300 कमाते थे, एन कंपनी में भी 10% के मालिक वहां पे थे, 10% के मालिक यहाँ पर है। उधर भी 1,300 रुपए कमा रहे थे, इधर भी 1,300 रुपए कमा रहे थे। सर ये कैसा आर्बिट्राज है? इसके अंदर एक बात बची हुई है बेटा, 1,304 रुपए आपके हाथ में कैश इन हैंड है, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? 21,304 रुपए 30 पैसे थे। आपने 10% शेयर खरीदने के लिए कितने पैसे लगाए होंगे? 20,000 रुपए लगाए होंगे। 1,304 रुपए 30 पैसे कैश में बच जाएगा। तो इस वाले सोल्यूशन के बाद आपको लिखना पड़ेगा 1,304 रुपए 30 पैसे हमारे पास है, इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके कुछ ना कुछ कमा सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमा सकते हैं। ठीक है जी। तो जब एक बात होता है जहां पे 20,000 रुपए लगा ही रहे हो, 1,304 रुपए और लगाने में कोई दिक्कत है? जहां पे 20,000 लगा ली, 1,304 बचा रखे, बताओ। तो लगा के देख लेते। सर चेक तो करो, कृपया ध्यान से सुने बेटा। अगर फोकस बना के रखोगे तो समझ में आ जाएगा, और नहीं तो मैं बता रहा हूं, मेरा पिछले 12-13 साल का एक्सपीरियंस है कि बच्चे ने जिसने भी क्लास के अंदर ध्यान भटकाया है अपना 1% भी, उसका डाउट रहता है पूरे जीवन में। मतलब जब तक पेपर होते रहते सर, किसी के पेपर हो गए, डिग्री विग्री मिल गई, उसके बाद भी सोच रहा है आर्बिट्राज के बारे में, उस वाले में कैसे होगा? जब तक पेपर होंगे तब तक की बात है, और ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं बेटा क्या बात कर, तुम क्वालिफाइड लोगों से पूछना, हर सब किसी ना किसी का कोई ना कोई सब्जेक्ट का खौफ होता है। क्वालिफाई होने के बाद रात को सपने में से उठ के बैठ जाएगा तो उसे क्या होगा? फेल हो गया पेपर। आपको क्या है? हाँ अब नहीं आता बस। नहीं नहीं अब तो बहुत साल पहले की, नहीं नहीं क्वालिफाई होने के बाद कह रहा हूँ, रिजल्ट के बाद नहीं कह रहा। क्वालिफाइड लोगों से भी पूछोगे, कोई ना कोई तुम्हारे को अपने किसी ना किसी फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब फेवरेट मतलब नेगेटिव फेवरेट, उसमें खौफ आएगा उसको।
पेपर में रात को उठ के बैठ जाए, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है भाई साहब, बंदा रात को उठ के बैठा, इसका में फेल हो गया, एकदम से नींद खुली। आप होता है। इसका भी बता रहा हूँ ना, मैथ को अपना। आप किसका आया था? कौन अरे से subject का? सब्जेक्ट का नाम इसका होता था इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट। अब हट गया वो सब्जेक्ट, मनुष्य सब्जेक्ट का। और एफएम में एफएम एफए में तो तेरे को बताया नहीं था, पेपर लाके मुंह पे मारा था मैंने अपने घर। चलो क्या मैं बताऊं हाँ। चलो अब पॉइंट ये है, मैं पूछ रहा, कोई ना कोई अगर जानकार होगा ना, कोई ना कोई सीनियर तुम्हारे को देखे, उससे पूछना भाई कौन से सब्जेक्ट का कोई सपना आता है, वो तुमको बता देगा। कोई ना कोई सपने से तो उठ के बैठा है पास होने के बाद भी। मैं पास होगा। हाँ तो सर हम अपना खुद देख लेंगे कौन से सपना आ रहा है। चलो अब एक बात बताओ, जरा एक बात बताओ। अरे मैं एक सवाल पूछूं, कृपया करके मुझे इस बात का जवाब दें, उसके बाद मेरे को अपना डेटा बना लेना। बीइंग आंसर गिवन फॉर सर, सर अकाउंट डेबिट टू आंसर। हाँ उसको छोड़ो यार। अगर मैं 21,304 रुपए 30 पैसे पूरे के पूरे लगा दूं एन कंपनी में, कितने परसेंट के मालिक बन जाओगे? नहीं अच्छा 10%। हाँ 10% के मालिक बनने के लिए तो 20,000 रुपए देने थे, 1,304 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दोगे? कैसे बन जाओगे? ज्यादा बनोगे बेटा। 10.652 करेक्ट। सुनो, नहीं तू ठीक कह रहा है भाई। बेटा देखो, एन कंपनी की इक्विटी की मार्केट वैल्यू चल रही है 2 लाख। जब आप 10% खरीदने जा रहे थे तब तो आपको 20,000 देने थे, आपने 20,000 रुपए लगा दिए, 10% खरीदिए, 1,304 रुपए बचा लो, एक तरीका। दूसरा ऑप्शन बता रहा हूं, जब आपने 20,000 रुपए एक जगह पे लगाए हैं भाई, और तुम इंग्लिश में लिखने के लिए तैयार हो कि 1,304 रुपए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, कुछ ना कुछ कमा लेंगे, तो कहीं ना कहीं इसी को बना लो और कमा के दिखा दो। सर अगर 1,304 रुपए भी एन कंपनी में लगा दिए, यानी कि पूरे के पूरे 21,304 रुपए एन कंपनी में लगा दिए, तो कितने परसेंट के मालिक बनोगे जरा बताना। 10.652 सर मैंने 21,304 रुपए 30 पैसे एन कंपनी में लगाए हैं, 2 लाख की कंपनी है, कितने परसेंट मालिक बनने वाले हो आप? 10.5 बेटा क्लास के एक एक बच्चे को बेटा इस बात को समझना है। ये 10.65% सबको पता चल रहा है। सर हो क्या रहा है ये? Yes, sir. सर क्या बता रहे हो, मेरे को पिछला 10 समझ नहीं आया। है कोई ऐसा? पर इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11.5 थी, तो आपने यहाँ पे 10% लिखा था, उसको 11.5 के हिसाब से रिटर्न नहीं देंगे। यहाँ से ना प्रोजेक्टर वाला रिमोट फेंक के मार, सवाल ही गलत पूछ रहा तू। ये क्या मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखी है? ये परसेंटेज ऑफ ओनरशिप है नालायक, हाँ ये तो ठीक है। ये वाली है। हाँ और एन कंपनी में भी मैंने उतने ही परसेंट होल्ड करने के बारे में बात करी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल थोड़ी लिखी है भाई। पर इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो उसको हाँ। चाहिए, तो वो कंपनी देगी नहीं। बेटा फिर तू गलत सवाल पूछ रहा है ना। मैं अभी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, उसके ऊपर मेरे को इनकम मिलेगी। अभी तो हम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट चेक कर रहे हैं। क्या चेक करें? इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। इनकम तो ऊपर हमने इनकम स्टेटमेंट बना रखी है, वहां से मिल जाएगी मेरे को सीधी सीधी, है ना। अभी तो हम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट चेक कर रहे हैं। बेटा 21,304 रुपए 30 पैसे मेरे पास है टोटल। पहला ऑप्शन मेरे पास ये था कि मेरे को उस कंपनी में 10% का मालिक बनना है। मैंने 20,000 रुपए लगा के देख लिया कि भैया मेरी इनकम में कोई इजाफा हुआ, कोई इजाफा नहीं हुआ। लेकिन मेरे पास 1,304 रुपए 30 पैसे कैश में बचे हुए हैं। मैं लिख सकता हूं कि कैश इन हैंड जो 1,304 रुपए 30 पैसे मेरे पास है, मैं उसके ऊपर कुछ परसेंटेज ऑफ इनकम कमा सकता हूँ। ठीक है जी। अब मैं वो कमा के दिखा रहा हूं कि आप सिर्फ 20,000 रुपए इन कंपनी में ना लगाओ, पूरे के पूरे 21,304 रुपए 30 पैसे लगा दो, तो आप कितने परसेंट के मालिक बनोगे? सर 10.65%। उस कंपनी की, एन कंपनी की टोटल इक्विटी की वैल्यू 2 लाख रुपए, और अगर मैं 2 लाख रुपए में से 21,304 रुपए 30 पैसे लगा देता हूं, तो मैं 10.65% का मालिक बन जाऊंगा। जैसे ही आप 10.65% के मालिक बन जाओगे, इनकम का भी 10.65% आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कितना मिलेगा सर? इक्विटी वालों को एन कंपनी के अंदर इनकम मिलती है 20,000 रुपए, इसका 10.65% अब आपको मिलेगा। पहले वाले केस में आपको सिर्फ 10% मिला था। बेटा पहले वाले केस में आप 10% मालिक बने थे, तो इनकम का 10% मिल गया था। अब आप पूरी कोशिश करो कि सारे के सारे पैसे लगा दे, तो 10.65% के मालिक बन जाओगे, तो 10.65% इनकम में मिल जाएगा। 2,130 रुपए। ब्याज कितने का भरना है भाई?
सर ब्याज तो अभी भी 700 है, लोन 10,000 का ही था, ब्याज 700 रुपए का चला जाएगा, पैसे कितने बच गए? 1430 रुपए। क्या इनकम में कुछ इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो बेटा आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपनी इनकम को 130 रुपए बढ़ा लो पर एनम बेसिस पे, इंक्रीज इन अर्निंग, या फिर आप इनकम को सेम रखो और कैश इन हैंड बढ़ा लो 1304 रुपए से। दो रास्ते हैं, या तो 21,304 रुपए में से केवल 20,000 रुपए इस कंपनी में डालो और इनकम में कोई इंक्रीज मत करो, और 1304 रुपए जो कैश इन हैंड है उसके ऊपर बाद में कुछ कमा ले। दूसरा रास्ता यह है कि पूरे के पूरे पैसे इस कंपनी में डाल दो और अपनी इनकम 130 रुपए से बढ़ा लो। दोनों केसेस में फायदा हो रहा है, चाहे आप पैसा कोई 20,000 रुपए लगाओ या 21,304 रुपए 30 पैसे। आंसर क्या है सर हमारे पास? दोनों आंसर बेटा मैंने लिख के दिए हुए हैं और के साथ। या तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी बेटा 130 रुपए से, या फिर आपके पास 1304 रुपए का कैश बच जाएगा। या तो क्या चीज? या फिर इन्वेस्ट करो उसमें गेन आएगा। मैं तो वो पूरा बोलूंगा कि दोनों करते हैं। कितनी देर लगेगी? बैटरी वो मैं लगा देता हूँ बेटा, पहले तुम इस कॉन्सेप्ट को पक्का। हाँ, क्या बात कर रहा था मैं? आर्बिट्राज प्रोसेस, क्लास के बारे में बात करेंगे, पहले आर्बिट्राज प्रोसेस। अरे नहीं, वहां पे लगाते हैं बेटा, डबल बटन है ना, पहले ये दबेगा फिर वो। हाँ जी, कृपया ध्यान से सुनिए बेटा, टॉपिक का नाम था आर्बिट्राज प्रोसेस। फटाफट 5 मिनट में जो इतना बड़ा सत्संग हमने करा उसको कंक्लूड करते हैं। बहुत इजी है, मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, हमने सबसे पहले बेटा सीखा, मैं भी सिखा रहा हूं मैं भी यही सिखाऊंगा। हाँ, दोबारा से मेरी क्लास खत्म होने के बाद फिर सिखाती हूँ। हाँ, आर्बिट्राज प्रोसेस बेटा, आर्बिट्राज के अंदर क्या देखना है आपने? क्या आप अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसे निकाले बिना अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो कि नहीं बढ़ा सकते? क्या आप अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना सकते हो या नहीं बना सकते? सीधी सी बात है। तो हमने देखा आर्बिट्राज प्रोसेस को फॉलो करने के लिए कुछ आपको स्टेप्स चाहिए होते हैं कि भैया आपको स्क्वायर अप करनी है अपनी पोजीशन, जो खरीदा है वो बेचना पड़ेगा और जिस पोजीशन पे पहले थे वापस वहीं आना पड़ेगा। ठीक है जी, आपको मार्केट फ्लक्चुएशन से इम्यून होना पड़ेगा, तब आप अपने आप को बोल सकते हो कि आप आर्बिट्राजर हो और आपको प्रॉफिट पे ही एंड अप करना है। तो अब क्वेश्चन मुझसे पूछता है कि एमएम के अंदर आर्बिट्राज प्रोसेस कैसे काम करेगा। तो बेटा सबसे पहले तो हमने बेसिक स्टार्ट करना है कि एमएम मॉडल बोलता है कि लेवर्ड की वैल्यू अनलेवर्ड के बराबर होनी चाहिए विदाउट टैक्स वाले केस के अंदर। एमएम 1 में वैल्यू ऑफ लेवर्ड वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड के बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर है यानी कि मार्केट पैरिटी पर है, तब तो आपका आर्बिट्राज प्रोसेस चलेगा ही नहीं। प्रोसेस चलाने के लिए बेटा मार्केट को ऊपर नीचे रहना पड़ेगा, एक जगह बेचोगे दूसरी जगह खरीदोगे तभी तो प्रॉफिट बनेगा। अगर खरीदने और बेचने का रेट बराबर है तो प्रॉफिट कैसे बन जाएगा? तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप लेवर्ड और अनलेवर्ड दोनों फर्म्स की वैल्यूएशन करो। अगर दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आती तो आपका आर्बिट्राज प्रोसेस चल सकता है। जैसे हमारे केस में बेटा लेवर्ड की वैल्यू ज्यादा आई है, अनलेवर्ड की वैल्यू कम आई है, तो इसका मतलब यहां पर आर्बिट्राज प्रोसेस पॉसिबल है। जिसकी वैल्यू ज्यादा है बेटा उसको बेचो महंगा बेचो, जिसकी वैल्यू कम है उसको खरीदो सस्ता खरीदो। तो महंगा बेचने के लिए होना भी तो चाहिए। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास एम कंपनी के अंदर 10% शेयर्स हैं। एम कंपनी में कितने शेयर्स हैं हमारे पास? 10%। तो जैसे ही बेटा मैं 10% शेयर एम कंपनी के बेचूंगा, 1,13,043 रुपए की टोटल वैल्यू थी इक्विटी की, इसका 10% का मालिक मैं हूं, तो 11,304 रुपए 30 पैसे मुझे मिल जाएंगे। आगे अब मुझे एन कंपनी का 10% मालिक बनना है। एन कंपनी का 10% मालिक बनने के लिए आपको चाहिए 20,000 रुपए, लेकिन आपके पास पैसे हैं केवल 11,304 रुपए 30 पैसे, पैसे की शॉर्टेज है। पैसे को पूरा करने के लिए प्रेफरेंस शेयर वगैरह तो नहीं ले सकते ना, डेट ले सकते हैं। असम्पशन में हमने लिख रखी है सारी बात। तो बेटा आप डेट रेज करने के लिए गए, आपको चाहिए पैसे कितने? सर लोन के लिए पता है मुझे कितने चाहिए? मुझे चाहिए टोटल 20,000, जिसमें से 11,304 रुपए 30 पैसे मेरे पास है, तो मुझे 8,695 रुपए 70 पैसे का लोन लेना है। मैं लोन लेने के लिए गया, लेकिन लोन मुझे इतना नहीं मिलेगा बेटा। कितना मिलेगा? डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन करके। तो अगर लेवर्ड कंपनी यानी कि जिसने डेट ले रखे थे उसने 1 लाख की इक्विटी के बदले में इतने के डेट लिए हैं, तो आपकी 11,304 रुपए की इक्विटी के बदले में कितने डेट मिलेंगे? तो हमने यूनिटरी मेथड लगाया और हमारे पास लोन का अमाउंट आ गया 10,000। नहीं तो आप सीधी सीधी कैलकुलेशन कर सकते हो, अगर आप शेयर्स के 10% मालिक बने हो तो आप डेट का भी 10% उठा लो। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। तो 10,000 की बोरिंग आपको मिल जाएगी। अब आपके पास पैसे हो गए ज्यादा, होने चाहिए थे 20,000 लेकिन पैसा ज्यादा हो गया।
कितना हो गया 21,304 रुपए 30 पैसे। अब मेरे पास ऑप्शन है, देखो जब पैसे ज्यादा है तो विकल्प है, क्या विकल्प है सर? 21,304 में से अपना टारगेट पूरा कर लो। टारगेट क्या था? 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने का। 20,000 रुपए इन्वेस्ट करके देख लो सर, अगर हम 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप 10% के मालिक बन जाओगे। तो आप जब पहले एम कंपनी में 10% के मालिक थे तो इक्विटी की इनकम का 10% आपको मिलता था। हाँ जी, इक्विटी की इनकम का 10%, 13,000 का 10% कितना होता है? 1,300। अब आप एन कंपनी के अंदर 10% मालिक बन गए तो 10% मालिक बनने का मतलब है 20,000 का 10% कितना मिलेगा? अब आपको 2,000। तो बेटा पहले आपको 1,300 रुपए मिलते थे, अब आपको 2,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन पहले आपने कोई लोन नहीं ले रखा था, अभी अभी आपने एक लोन लिया है, इसके ऊपर आपको ब्याज भरना पड़ेगा। और ब्याज का रेट कौन सा रहेगा? जो कंपनी का रेट था। तो 7% से बेटा आपने ब्याज भरा, आपने देखा इनकम में कोई इंक्रीज नहीं आया। पहले भी मैं 1,300 रुपए कमाता था, अभी भी मैं 1,300 रुपए कमा रहा हूं, लेकिन 1,304 रुपए कैश हाथ में है। दूसरा ऑप्शन क्या है? जहां पर आप 20,000 रुपए लगा रहे हो वहां पे 1,304 रुपए और लगा दो, 21,304 पूरे लगा दो। 21,304 रुपए पूरे लगाने का मतलब होगा कि आप मालिक बन जाओगे 10.65% के। 2 लाख में से 21,304 रुपए अगर आपके हैं तो आप 10.65% के मालिक हो, तो आपको इक्विटी की इनकम यानी कि 20,000 का भी 10.65% मिलेगा, 2,130 रुपए। और आप ब्याज भरोगे आप 700 रुपए का, बाकी का जो भी पैसा बचेगा 1,430 रुपए। अब पहले आपकी जो इनकम होती थी 1,300, और बढ़ के कितनी हो गई? 1,430 रुपए। तो 130 रुपए से इनकम हमारी इंक्रीज हो गई है। यही आर्बिट्राज है। दो तरीके से यहाँ पर आप अपना गेन दिखा सकते हो, या तो 1,304 रुपए का कैश सरप्लस दिखा दो, या तो हर साल के 130 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम दी। ठीक है जी, मॉडल समझ में आता है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको घर पे करना है, उसमें अनलेवर्ड की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो अनलेवर्ड के शेयर होल्डर बन जाना, वहां पे आपके पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे। जैसे लेवर्ड के शेयर होल्डर बनने के बाद पैसे कम पड़ गए थे ना, लोन लेने जाना पड़ा था। अनलेवर्ड के शेयर होल्डर बनने की वजह से क्या हो जाएगा? आपके पास पैसा ज्यादा हो जाएगा, तो अब लोन लेना नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनो, नहीं होएगा घर पे सवाल, नहीं सुनोगे तो। हाँ, अपोजिट क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन थोड़ी है। वहां पर अनलेवर्ड की वैल्यू ज्यादा आने वाली है। अनलेवर्ड की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी तो आपके पास पैसा ज्यादा होगा, कम नहीं पड़ेगा। हाँ, अब आप क्या करोगे बेटा? मान लो इस वाले केस के अंदर आपके पास जैसे अनलेवर्ड की कंपनी की वैल्यू आई 2,00,000 रुपए, और आप इसके 10% मालिक बन गए। आपने बोला इसके 10% शेयर बेच दो, बेचते ही कितने पैसे मिल जाएंगे आपको? 20,000। अब सामने वाली कंपनी में लगाने सिर्फ कितने? 11,304। लेकिन आपके पास कितने हैं? 20,000 रुपए। तो हम क्या करेंगे बेटा? इस 20,000 को डेट और इक्विटी की रेशो में बांट देंगे। डेट और इक्विटी की रेशो में बांट देंगे, इस रेशो में बांट देंगे। तो जो पैसा इक्विटी में गया उतने के आपने इक्विटी शेयर खरीद लेने हैं, जो पैसा डेट में गया उतने के आपने डेट खरीद लेने हैं। यानी कि उसके ऊपर फिर आपको इंटरेस्ट की इनकम मिलेगी। किसकी इनकम मिलेगी? जो डेट में डालोगे उस पर इंटरेस्ट की इनकम मिलेगी। असम्पशन नंबर 3। असम्पशन नंबर 3 में आपने लिखा था इन्वेस्टर कैन बोरो एंड लेंड मनी, तो यहां पर वो लेंडिंग हो जाएगी। अब उसी रेट पर 7% पे इनकम आएगी। अब ट्राई करना, अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे उसको, नहीं होएगा तो नहीं बेटा। जब आप लेवर्ड कंपनी में जा रहे हो तो डेट इक्विटी रेशियो में पैसा बांटना पड़ेगा। अब बेटा सर